एक बार आके देख लेना बीच में भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में जो अपने पहले वाली क्लासेस में बात हुई है कि देयर आर टू बेसिस टू कैलकुलेट और टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो वो है नंबर ए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, बी है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट ये दो आधार हैं गुडविल के मूल्यांकन करने के। तो ये दो आधार के बारे में कल अपने बात हो चुकी थी कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, बहुत सारी सूचनाएं दी हुई हैं, उन सूचनाओं को कुछ चीज़ें ऐड लेस करके और हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट तक पहुंचते हैं। और फिर होता है नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट। जैसा कि इसके नाम से ही आपको लगता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब है कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट वो होता है कि जो उसी तरह की व्यापार करने वाली कंपनियां या उसी तरह के व्यापार करने वाले बिजनेसमैन जिस दर से एक लाभ कमाते हैं वो कहलाते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसके आधार पर कितना प्रॉफिट होना चाहिए इस संस्था को, कितनी इसने विनियोजित पूंजी इसकी है, उसके अकॉर्डिंग जो लाभ आता है उसको बोलते हैं सामान्य लाभ। तो सामान्य लाभ से जितना अधिक लाभ कमाया एक्स्ट्रा एफर्ट से वो कहलाता है अधिलाभ। तो इस अधिक तभी तो मान लीजिए कि जब कंपनी अधिक से अधिक लाभ कमाती जाएगी तभी तो उसका गुडविल का मूल्यांकन होगा। अदरवाइज अगर कोई, मैंने कल आपको 3 डायग्राम बनाकर बताए थे कि इसमें पहले अगर मान लीजिए कि डायग्राम किसी के प्रॉफिट का लगातार इंक्रीजिंग ट्रेंड ऐसे जा रहा है सीधा, इट मीन्स देयर इज मोर गुडविल, वो बहुत अच्छी गुडविल वाला है बिजनेसमैन या बिजनेस। तो इसलिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को अगर घटाते हैं, मान लीजिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपका 2 लाख रुपए हुआ है और उसी तरह का व्यापार करने वालों को इसका नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है वो 1.5 लाख रुपए होता है। इट मीन्स आपने एक्स्ट्रा एफर्ट से 50,000 रुपये ज़्यादा कमाए हैं जो कि अधिलाभ कहलाते हैं। तो ये दो आधार हैं गुडविल के मूल्यांकन के। अब आप कहेंगे कि सर ये नहीं हुआ तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट ज़्यादा होगी, तो भाई गुडविल नहीं होगी और क्या होगा? वहाँ पर वो कंपनी अपनी बुक्स में एसेट्स के रूप में गुडविल का पैसा नहीं दिखा पाएगी, क्योंकि अगर अधिलाभ नहीं है तो फिर क्या है गुडविल? जब वो नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा रहे हैं और जिस तरह के और व्यापार है उसी तरह के वो कर रहे हैं, तो इट मीन्स गुडविल या तो नहीं है या उन्हीं बिजनेसमैन या उन्हीं कंपनियों के बराबर की गुडविल है जो कि वर्तमान में विद्यमान है। अब देखिए इसमें मैंने आपको बताया कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो पूरी बात हो चुकी थी वैसे कि विनियोजित पूंजी गुणा प्रत्याय की सामान्य दर बटा 100। इसका मैंने पीडीएफ में रिटर्न में आपके नोट्स भी डाले हैं आपके ग्रुप के ऊपर, आप उसमें इसको देख सकते हैं। अब आता है बात कि ये वास्तविक औसत लाभ अधिलाभ तो है 2 आधार, ख्याति के मूल्यांकन के 2 आधार। और ख्याति के मूल्यांकन की 3 विधियां हैं। ख्याति के मूल्यांकन की विधियां, ख्याति के मूल्यांकन की विधियां, ये 2 आधार है। अब विधियां नंबर 1 ईयर्स परचेज मेथड। ईयर्स परचेज मेथड जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्षों की क्रय विधि। आपने नाम सुना है। और ये वर्षों की क्रय विधि ईयर्स परचेज मेथड। ईयर्स परचेज मेथड जो होता है उसमें क्या करते हैं, अगर प्रश्न आपको जिससे कहे कि वास्तविक औसत लाभ और अधिलाभ, वास्तविक औसत लाभ और अधिलाभ, जो प्रश्न कहता है पहले वो लिखेंगे और गुणा कर देंगे जितने वर्षों से प्रश्न कह रहा है, ये हो जाएगा गुडविल का मूल्य।
क्या कहेगा, प्रश्न क्या कहेगा, देखिए इसके आधार पर प्रश्न अगर आपको ये कहता है कि इस व्यापार की गुडविल वास्तविक औसत लाभों के 4 वर्षों के क्रय के आधार पर ज्ञात कीजिए। इसका मतलब पहले वास्तविक औसत लाभ निकालेंगे तो उसको 4 वर्षों से गुणा करेंगे। अगर प्रश्न कहता है कि इस व्यापार की गुडविल का मूल्यांकन अधिलाभों के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर होता है, तो अधिलाभ निकालेंगे और अधिलाभों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी सिंपल। जो इनका कैलकुलेशन कैसे होगा ये अपने बात पहले हो चुकी है, वास्तविक औसत लाभ और अधिलाभ। तो ये पहली विधि से ऐसे गुडविल का मूल्यांकन हो जाएगा। नंबर 2, पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि जिसको बोलते हैं हम कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड से अगर आपको कहे तो वही आधार तो 2 ही है। ए लिख दो, यदि वास्तविक औसत लाभों का पूंजीकरण करना हो। यदि वास्तविक औसत लाभों का पूंजीकरण करना हो, भाई या तो वास्तविक औसत लाभों का कहेगा या अधिलाभों का कहेगा। तो वास्तविक औसत लाभों का पूंजीकरण करना हो तो फिर कैसे करते हैं? लिखेंगे हम यहाँ पर वास्तविक औसत लाभ, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रत्याय की सामान्य दर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, गुना 100। इससे जो अमाउंट आएगा इसको सॉल्व करने से वास्तविक औसत लाभ डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 100, इससे जो अमाउंट आएगा उसमें से लेस कर दिया जाएगा विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी, कैपिटल एम्प्लॉयड। कल मैंने बताया था आपको कि सारी एसेट्स लेते हैं, टोटल एसेट्स जिसमें से कृत्रिम संपत्तियों और व्यापार के बाहर के विनियोगों को छोड़कर सारी संपत्तियों का योग, उसमें से अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन दायित्वों को घटा देते हैं तो वो आ जाती है अंतिम विनियोजित पूंजी। अब यहाँ पर मैंने आपको अंतिम नाम नहीं दिया है क्योंकि उस प्रश्न में जो विनियोजित पूंजी काम में आएगी, अंतिम या औसत, ये 2 होती हैं। तो जो विनियोजित पूंजी काम में आएगी वही यहाँ पर विनियोजित पूंजी लिखी जाएगी। अंतिम विनियोजित पूंजी में से अगर चालू वर्ष के लाभ का आधा भाग घटा दिया जाता है तो अब आ जाती है औसत विनियोजित पूंजी। तो जो भी विनियोजित पूंजी उस प्रश्न में जिसमें काम में आ रही है रिलेटेड में, वो यहाँ पर आएगी और उस विनियोजित पूंजी को हम लेस कर देंगे इसमें से। जब लेस करने के बाद जो फिगर आएगा वो होगा वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल, ये होगा गुडविल का मूल्य। किस कब? जब वास्तविक औसत लाभों का पूंजीकरण करना हो। और नंबर बी वही बात कि यदि अधिलाभों का पूंजीकरण करना हो तो मैं ये ऊपर से देखिए पूंजीकरण विधि, ये पहली वाली विधि को मैंने यूज कर दिया है। अब ये विधि चल रही है और इसी में आगे 2 का ही बी पॉइंट में ले रहा हूं कि यदि अधिलाभों का पूंजीकरण करना हो, यदि अधिलाभों का पूंजीकरण करना हो। भाई पूंजीकरण विधि है, अब पूंजीकरण विधि से आप ख्याति का मूल्यांकन करेंगे तो वही 2 आधार पर प्रश्न कहेगा कि या तो अधिलाभों के आधार पर करो या वास्तविक औसत लाभों के आधार पर करो। जब वास्तविक औसत लाभों के आधार पर करेंगे तो ये मैंने बताया वो होगा। अगर अधिलाभों का पूंजीकरण करने की बोले तो फिर फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, प्रत्याय की सामान्य दर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 100। और इसको सॉल्व करने से जो अमाउंट आएगा वो डायरेक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल ही होगा। वैल्यू ऑफ गुडविल, वो डायरेक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल आएगा। एक ही क्वेश्चन में अगर चाहे आप वास्तविक औसत लाभों का पूंजीकरण कर लो और चाहे अधिलाभों का पूंजीकरण कर लो, द सेम अमाउंट होगा गुडविल का। ये देखिए ये जो अमाउंट है यहाँ पर आपने किसका किया? पूंजीकरण विधि
वास्तविक औसत लाभों का पूंजीकरण करना हो, यदि वास्तविक औसत लाभों का पूंजीकरण करना हो तो फिर ऊपर वास्तविक औसत लाभ लिखा गया है, फिर प्रत्यय की सामान्य दर है और उसको सॉल्व करके जो फिगर आया उसमें से विनियोजित पूंजी को माइनस किया गया है। और परंतु इसमें देखिए फॉर्मूला वही है, वास्तविक औसत लाभ की जगह क्या आ गया, अधिलाभ, और प्रत्यय की सामान्य दर सेम है गुणा 100। इससे जो डायरेक्ट आएगी वो होगी वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ये होता है पूंजीकरण विधि से तो। और एक तीसरी विधि और है, वो हम बाद में बात करेंगे उसके लिए नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं पहले इस बात को समझा देता हूँ आपको कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में अधिलाभ और डायरेक्ट दिया हुआ है, तो अधिलाभ का डायरेक्ट सामान्य दर से डिवाइड करके और मल्टीप्लाई बाय 100 करके वैल्यू गुडविल। मतलब कहने का मतलब ये है कि चाहे अधिलाभों का पूंजीकरण करना हो चाहे औसत लाभों का पूंजीकरण करना हो, एक कंपनी में जो एक स्थिति में उनके वैल्यू ऑफ गुडविल डायरेक्ट दोनों की सेम आएगी। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्लास में।